दिया बनना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग अपने लिए दिया बनना चुनते हैं, ये मुश्किल काम चुनते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बनारस पॉजिटिविटी कॉन्क्लेव के कन्वीनर मिस्टर अनुपम रघुवंशी एक ऐसा ही दिया है जिन्होंने ये हिम्मत बांधी कि वो दिया बनेंगे और दिए से दिया जलता है। मैं उसी मैसेज को आगे ला रही हूँ, टॉर्च से टॉर्च नहीं जलती, लेकिन दिए से दिया जलता है। तो आज दिए से दिया जला है और ये 2 दिन का इतना खूबसूरत कॉन्क्लेव कर रहे हैं अनुपम जी। उनके स्टूडेंट्स के लिए और उनको जानने वालों के लिए उनका परिचय मुझे नहीं लगता कि अलग से देने की कोई ज़रूरत है। उन्होंने इतना कुछ फैलाया है अपने आसपास ज्ञान के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में। फिर भी मैं बता दूं कि वो एक मोटिवेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, TEDx तक में आपने बोला है और लोगों को इंस्पायर किया है। और TIMA टाइम ईस्टर्न यूपी ऑपरेशंस के आप डायरेक्टर हैं और IIT BHU स्टूडेंट के आप काउंसलर भी रहे हैं, एप्टीट्यूड के और बिहेवियर के, और बहुत सारी चीजें हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो कईयों की जिंदगी बदल जाती है। और अब मैंने ये कॉन्क्लेव के जरिए ये देखा कि अनुपम जी जब सोचना शुरू करते हैं और कुछ नया लाते हैं तो बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कुछ बदलता है। अनुपम जी बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करूंगी इस प्रोग्राम में, आपके अपने कॉन्क्लेव में। लेकिन आपसे अलग से बात करना जरूरी इसलिए था क्योंकि मैं जब से आपने मुझे पहली कॉल की थी तब से ही मैं सोच रही थी कि आखिर इस कॉन्क्लेव के पीछे आपका मोटिवेशन क्या हो सकता है। क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में दिखते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, टचवुड, और वो फिर दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे होते क्योंकि उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो अपने साथ चाहते हैं दुनिया में सब कुछ अच्छा हो। मुझे लगा आप एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं सब जगह अच्छा हो। और वो सवाल मेरा उस दिन जो मैंने नहीं पूछा वो आज पूछ रही हूँ, बनारस पॉजिटिविटी कॉन्क्लेव के पीछे आपकी मंशा क्या है, क्या रही? देखिए, पिछले साल से जिस तरीके से जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो जैसा कि मानव का स्वभाव है, वो मानता ही नहीं है कि कुछ इतना बुरा, इतना बड़ा उसके जीवन में हो सकता है। हर मनुष्य को ये लगता है कि वो यहाँ हमेशा के लिए है। हर मनुष्य को ये लगता है कि सब चीजें उसके कंट्रोल में, जब तक कि कंट्रोल उसके हाथ से छूट नहीं जाता। और अब तो ये भी दिखा कि सांसें भी जिस पे लगता है हमारा अधिकार है, वो ऑक्सीजन जो हमें पढ़ाई गई है कि ये हवा में जहां हम जी रहे हैं वहां ऑक्सीजन है इस पृथ्वी पे, और उस पृथ्वी पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने के बावजूद उसी की उसको कमी पड़ गई। तो शुरुआत से जिस तरीके से ये देखा गया, शुरू जब हुआ ये लॉकडाउन पहला और जब ये पैंडेमिक आया, तो हमारी उसके प्रति विचारधारा और अवधारणा जो भी रही हो, लेकिन विगत 2-2.5 माह में जिस तरीके से एक सुनामी आई और उस सुनामी में कई घर बह गए, कई लोग चले गए, कई संभावनाएं खत्म हो गई, कई लोग के परिवार उजड़ गए, और इमोशनली बहुत ज्यादा ये ड्रेनिंग रहा उनके लिए भी जिनके घर में खुद तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन उनके आसपास के परिवारों में हुआ, उनके अक्विंटेंसेस में हुआ, उनके रिलेशन में हुआ, उनके मित्रों के साथ हुआ। मैंने पिछले 2 महीने में लगातार अपने से जुड़े हुए, कार्य क्षेत्र से मेरे साथ जो जुड़े थे, मेरे अपने कजन, मेरे अपने रिलेटिव, मेरा एक बहुत ही प्यारा बचपन का दोस्त, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को लगातार 2-2 दिन पे, 3-3 दिन पे जिस तरीके से ये बात आ रही थी। बहरहाल जब ये पैंडेमिक दूसरा वेव इसकी आनी शुरू हुई थी, तो जिस दिन ये हल्ला मचा उसी दिन मैं आया बाहर से। मैं घूम रहा था, बेसिकली घूम क्या रहा था, मेरे एक मित्र हैं जो इंग्लैंड से आए हुए थे, तो हम लोग का बहुत पहले से प्लान था और चूंकि आए थे तो इसलिए हम लोग बहुत ही सेफ ड्राइव करके और हिमाचल गए थे। और जैसे ही मैं निकला हिमाचल को उन्होंने बंद कर दिया, फिर बनारस वापस आते ही तो जिस तरीके की नेगेटिविटी फैली थी और कुछ अपने लोगों के साथ कुछ ऐसा शुरुआत में हुआ जिससे मुझे जुड़ना पड़ा इस पूरे प्रक्रिया में, जिसमें कि अचानक से बेड्स कम होने लगे, अचानक से ऑक्सीजन कम होने लगी, अचानक से सिलेंडरों की कीमत बढ़ गई, सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, तो मुझे भी इसमें लगना पड़ा। और जब मैं लगा तो देखा कि ये तो जिसके लिए मैं लगने आया हूँ उसके बगल में एक और व्यक्ति है, और मुझे जहां से मिल रहा था सिलेंडर वो एक मिल रहा था और एक था उनके पास, तो मुझे लगा कि ये उनको दिला देना चाहिए। और तब तक एक मुझे लगता है जो ये सोशल वर्क है या जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या करते हैं तो बड़ा इन्फेक्शियस होता है।
कोई भी चीज जब आपको होते हुए दिखती है तो उसमें आपका मन लगता है, और ऐसी चीज और ऐसी सार्थक चीज जिसकी सार्थकता किसी व्यक्ति के की सांसों को वापस दिला देने से जुड़ी हुई हो, ये मुझे लगता है कि अब तक ऐसी प्रेरणा शायद जीवन में बहुत कम मिली हो। कल आपके इस मंच पे एक लड़की आई थी, मेरी स्टूडेंट थी, आकांक्षा सिन्हा, जो बेंगलोर में बैठी हुई है। तो शुरुआत के दिनों में मुझे याद है जब 15 अप्रैल के आसपास में आकांक्षा के द्वारा जो लीड्स दी जा रही थी, बनारस भी उसमें शामिल था। मैं उन लीड्स को पहले खाली बस प्रोमलगेट कर रहा था, मतलब जिस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वहां तक मैं उसको पहुंचा रहा था। और फिर ये जैसे नशा हो गया, मेरी उंगलियां बिल्कुल दर्द कर रही थी। मतलब 28 अप्रैल आते आते में रात तक में बिल्कुल मेरी उंगलियों में दर्द होता था, मैं गर्म पानी में डाल के, क्योंकि दिन भर मेरा हाथ उस पे, इसका मैसेज उसको फॉरवर्ड करना, उसका मैसेज उसको फॉरवर्ड करना। फिर लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू किया। उसी दौरान मेरा एक जो मित्र बचपन का था वो भर्ती हुआ, और फिर वो नहीं भी रहा। हमने बहुत प्रयास किया और लगातार उसके बाद न्यूज आने लगी। इतनी नेगेटिविटी मुझे दिखी इस पूरे प्रक्रिया में, इतनी नेगेटिविटी दिखी, चाहे वो होर्डिंग ऑफ ऑक्सीजन को लेकर के हो, होर्डिंग ऑफ सिलेंडर्स को लेकर के हो। लोगों ने 5-5, 8-8 सिलेंडर्स अपने पास रखे हुए थे, लेकिन वो दे नहीं रहे थे और दाम बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे नहीं है। और हर एक क्षेत्र में, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, वही नेगेटिविटी फिर आएगी। लेकिन जब आप जिस चीज को देखते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, जिस चीज पे आपका फोकस होता है, आपको वही दिखता है। शुरुआत में मुझे भी वही दिखा, लेकिन अचानक से, और तब तक ये मदद जारी रही जो इन्फॉर्मेशन जो देने वाली थी, सही व्यक्ति को सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे, तब मुझे दिखा कि कितने सारे लोग हैं जो इन सब बाधाओं के बावजूद वो निकल करके लोगों की मदद कर रहे हैं। वो जो भी जहां भी सक्षम है, अभी मुकेश सर आए थे, प्रदीप मिश्रा सर आए थे, रोटी बैंक के माध्यम से इतने लोगों को खाना पहुंचाया गया। इन्होंने, शेलट साहब ने इतने लोगों को खाना पहुंचाने की बात कही, मुझे याद है वो दिन। तो ऐसे और ऐसे बहुत सारे, आज आपके प्रोग्राम में आगे एक बच्चा आएगा, वो बहुत ज्यादा एज का नहीं है, वो उसके पास बाइक है और वो एम्बुलेंस उसको बना करके लोगों को उसने, तो ये सब देख करके लगा कि ऐसी कहानियों को लाना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए कि हम सब अंततः एक कहानी है। हमारे होने की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि जब हम अपनी कहानी किसी को सुनाएं तो उस व्यक्ति को उस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, इससे पहले हम अपने कहानी से प्रेरणा पाते हैं कि नहीं। तो मुझे लगा कि ऐसी बहुत सारी कहानियां जब इकट्ठी हो गई तो वो भावनाएं उबाल मारने लगी मेरे अंदर, और मुझे लगा कि एक मंच लाना चाहिए जिसमें, और धन्यवाद मैं आपका देना चाहूंगा जिनसे मैंने कहा कि अपनी बात रखी और आपने तुरंत एक बार में उसको सामने लिया। उत्सव अग्रवाल जो साथ में जुड़ा हुआ है मेरे यहाँ पे इस प्रोग्राम को कराने में, तो ये सारे लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से, और इससे क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये मेरे मन में बिल्कुल नहीं था। बदलाव वहीं शुरू होता है जहां लोग मानना बंद कर देते हैं कि इससे बदलाव हो सकता है। और ये बदलाव भी शायद मेरे ख्याल से अगर एक आदमी में, 10 आदमी में हो तो बहुत, या हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम पॉजिटिव कहानियां सुनी जाएंगी। और पॉजिटिविटी मुझे लगता है कि बड़ी इन्फेक्शियस होती है, और यदि निगेटिविटी को, यदि तिमिर को, अंधेरे को अगर कम करना है या खत्म करना है, जैसा भी मिश्रा सर ने कहा कि एक दिया जलाना होगा, तो ये भी एक दिया जलाने जैसा था मेरे लिए। और ये बहुत बड़ा काम था अनुपम जी। दिया जलाना बहुत मुश्किल काम होता है, खास तौर पे अब तब जब बहुत तेज हवा चल रही हो, आंधी और तूफान का मौसम हो, तो उस वक्त तो दिया जलाना नामुमकिन होता है, और आपने वो काम किया है। और आप लोगों ने, मैं एक बार फिर बता दूं उन सबको जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे, क्योंकि ये अब सोशल मीडिया पर है तो ये सारी दुनिया में स्प्रेड हो सकता है, शेयर हो सकता है, कि ये जो लोग हमारे कॉन्क्लेव में आ रहे हैं, ये सिर्फ ये बैठकर एक जूम के थ्रू बातचीत नहीं कर रहे हैं, इन्होंने काम किया है। इन्होंने जमीन पे उतर के उस आंधी तूफान का मुकाबला किया है, लोगों को बचाया है, उनकी सांसें वापस लाई हैं, जूझे हैं मौत के साथ लड़ाई में। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें, ये कहानियां हमें जिंदगी सिखाती हैं। तो अनुपम जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ, हालांकि आप लगातार काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ होगा आपके पास,
कोई एक पॉजिटिव स्टोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें अलग से, जो आपको लगा हो कि हाँ ये वो आपको और आपके आसपास के लोगों को संतुष्ट कर गई हो, कि आज का दिन जो उंगलियां दर्द हुई और गर्म पानी में जब हाथ डाला तो लगा कि ये सार्थक रहा आज का दिन, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। तो जब ये सब चीजें चलने लगी और चल रहा था और बीच में मुझे लगा कि जो लोग जा रहे थे छोड़ छोड़ के अपने एक्विंटेंसेस में, मेरा मित्र या बहुत सारे ऐसे लोग, उससे कहीं ना कहीं मिटिगेशन, उससे जो बाहर लाने का, नहीं तो अवसाद में इतना बुरी तरीके से अवसाद, डिप्रेशन में आ गया था मन की, लगा कि अब जैसे कुछ करना ही नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। लेकिन फिर किसी की रिक्वेस्ट आती थी, फिर किसी को, तो ये करते करते में एक ऐसा वाकया आया जहाँ पे एक व्यक्ति के पास शायद 18,000 रुपए थे और वो जब अस्पताल पहुंचा तो मैं नाम नहीं लूंगा किस अस्पताल पहुंचा, तो उससे उसके पास नहीं था और उससे बोला गया कि लाख रुपए आप पहले जमा करिए, तब आपकी अपनी वाइफ को लेके आया था, तब उसको हम ऑक्सीजन देंगे और तब उसकी भर्ती करेंगे। ठीक है, उनका अपना जैसा भी रहा, और बीएचयू में कहीं जगह नहीं थी। ये वो वक्त था अप्रैल के एंड का, इस समय बिल्कुल मारामारी हुई थी। तो कहीं से मुझे ये बात पता चल गई और मैंने, मतलब धन्य है ऊपर वाले का कि कहीं ले जाकर के एडमिशन करा दिया जहां पैसे नहीं लगे, बहुत कम लगे, और उसके बावजूद चूंकि पैसे लगते बहुत सारी प्रक्रियाओं में, मैंने एक पैसा जो था उस व्यक्ति के हाथ में रखा, और उस व्यक्ति, मतलब की जो फीलिंग थी वो मेरी फीलिंग थी, और कुछ पाने के लिए तो किया नहीं था, लेकिन जब रखा तो उस व्यक्ति को ये लगा कि हाँ, क्योंकि उसने खुद बोला कि मुझे बिल्कुल ये पता था कि ऊपर से कोई मदद आ जाएगी, और वो आ गई। तो मुझे लगा कि भाई मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ और जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी है, अगर वो इस तरह बांटने लगे तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी इसमें नहीं आई, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, एक टीचर हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि मैं आइडियाज के साथ ही काम करता हूँ, मैं यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, उनसे मेरा इंटरेक्शन होता है जो देश भर के होते हैं, तो ये आइडियाज मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं और लगातार आते रहते हैं दिमाग में, उसको कितना का यूज होता है। एक आइडिया का यहाँ यूज ये हुआ कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी अपनी लाइफ में मैंने कम से कम 15-20 हजार ऐसे स्टूडेंट्स को की मदद की है उनका करियर बनाने में, जो आज कम से कम भी 8-10 लाख रुपए का पैकेज पा रहे हो। ये छोटी मोटी क्राउड नहीं है, बहुत बड़ी क्राउड है और पूरे विश्व में फैली है। तो मैंने एक पब्लिक अपील की थी अपने फेसबुक पेज पे, और फेसबुक जिसकी सार्थकता कई बार मुझे व्यक्तिगत अपने लाइफ में तो जरूर दिखी है, उसमें से एक ये सबसे जो सार्थक नंबर 1 पे आया वो ये था। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग, फिर हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, मैंने एक एक्शन ग्रुप बनाया अपने ही स्टूडेंट्स और कुछ लोगों के साथ मिलकर के, कि ऐसे लोगों को खोजा जाए जो सड़क पे नहीं, क्योंकि सड़क पे जो है उसको देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, खिलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी जिसकी नौकरी चली गई, जिसकी दुकान बंद हो गई है, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, अगर वो पीड़ित प्रताड़ित होता है तो वो अपनी इज्जत को लेकर कभी सड़क पे नहीं आता, वो किसी से मांगता नहीं है और वो मर जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं कर पाए और बस चले ही गए। तो मुझे लगा ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से ऐसे लोग मिलने भी शुरू हुए, और उनको हमने पहले फिल्ट्रेट भी किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लूटे जा रहे हैं, तो दिखा सामने की सुपात्र हैं वो। तो जब ये मैंने अपील की तो उसके अपील के बाद मेरे पास कम से कम 50 मैसेजेस आए मेरे स्टूडेंट्स के, मेरे मित्रों के, मुझे जानने वालों के, और वो मेरी लॉक्ड प्रोफाइल है, मतलब उस पे 5,000 लोग ही हैं और वो 5,000 हमेशा भरे रहते हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं जो मैं करता रहता हूँ। तो उस 5,000 लोगों में भी कोई पब्लिक पेज नहीं था, मेरे अपने लोगों ने कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ किसी की मदद करने की। तो मेरा आइडिया ये था कि कोई एनजीओ किसी संस्था को पैसा न दे करके, कि हम प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे तो वो कहीं पैसा वैक्सीन मिल जाएगा, कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, जिसको अभी 5,000 रुपए की जरूरत है, जिसको अभी 8,000 रुपए की जरूरत है, जिसको अभी 2,000 रुपए की जरूरत है, जिसको राशन पाने के लिए अपने घर का पैसा चाहिए, वो सड़क पे जाके मांगता नहीं है। तो मैंने ऐसी नीड्स को आइडेंटिफाई करके और डायरेक्टली एक डोनर से एक व्यक्ति जिसको जरूरत थी उसको कनेक्ट कर दी। ये रहा उनका अकाउंट आईडी, ये रहा उनका अकाउंट एड्रेस, और ये रहा उस व्यक्ति का नाम, ये उसका फोन नंबर। आप उससे बात करके और उसके बिल्कुल परिवार की तरह, आप ऐसा मत बताइएगा कि आप पैसा दे रहे हैं, आप बोले कि हम तो ये आप ही का है, बस आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसको कहीं पे शो मत करिएगा, क्योंकि मेरा एक मानना है
कि किसी को यदि हम किसी की मदद करते हैं, उस व्यक्ति का अगर हम चेहरा दिखा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, उसका टेलीफोन नंबर अगर हम शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पूरे इंटेंट की हत्या होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मांगना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति मूलतः हाथ नहीं फैलाना चाहता। तो यदि इस तरह से मदद की जाए जिसमें लगे कि हाँ वो ऊपर वाले की ओर से वरदान आया है, न कि किसी व्यक्ति ने आपको आके दिया है, और तेरा तुझको अर्पण वाली बात कि शायद उन्हीं का था मेरे, मतलब उनके हिस्से का था मेरे पास, तो ये सारे लोग इस पे रेडी हो गए। क्योंकि मैंने इनसे पूछा भी, मैंने ये भी कहा कि जो अमाउंट तुम्हें देना तुम बताओ, ताकि हम तुम्हारे पर ऐसा ना बोले किसी को 8,000 चाहिए और तुम 2,000 सोचे थे। उन्होंने नहीं सर आप बताइए, तो ये मैं दे सकता हूँ। उनको मैंने उनसे कनेक्ट कर दिया। आज 61 लाभार्थी हैं प्रतिमा जी, 61 लोगों ने मदद की, यानी कि किसी की 15,000 की मदद थी। मेरा एक जूनियर है, वो बहरीन में है, उसने पूरा पैसा उठा के दे दिया वहां पे। एक जापान में है, उन्होंने मदद कर दी। अमेरिका से मदद, मतलब पूरे विदेशों से, इस देश से, मेरे अपनों से, मेरे स्टूडेंट से, मतलब इतना अच्छा लगा। मेरे जो पैसे लगे वो तो नगण्य थे, और ये जब ये जो डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात आई, मुझे लगा कि इसने बहुत बदलाव लाने में, मेरे अंदर भी, मेरे नजरिए में भी फर्क इसने डाला। और ये सभी लोग दे करके इतने खुश थे। एक मेरा जूनियर है जो अमेरिका से मुझसे एक आदमी को देने के बाद 5 बार पूछ चुका है कि और कोई बताइए। मेरे पास इस समय डोनर 93 पड़े हुए हैं, लेने वाले 61 थे। और इसका मतलब कि मैं अभी भी ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जहाँ पे समाज में मुझे कहीं गैप मिले और मैं उन लोगों को उससे कनेक्ट कर पाऊँ। तो डोनर्स बढ़े मेरे पास, मल्टीपल डोनेशन के लिए लोगों की रिक्वेस्ट आई। तो ये तो गजब ही था। अगर ये दुनिया ऐसी होने जा रही है इस पैंडेमिक के बाद, तो सब कुछ तो नहीं बिगाड़ पाई हमारा ये पैंडेमिक। महामारी, क्या बात है। हमारा सब कुछ बिगाड़ नहीं पाई, इसने बहुत कुछ बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि आंकड़े किसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बता रहे हैं इस वक्त, लेकिन मेरी निगाह में तो अनुपम रघुवंशी इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि देने वाला हाथ हमेशा अमीर होता है, और ईश्वर करे सबका हाथ देने वाला हाथ बने। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लेना कोई भी नहीं, कम से कम एक गैरतमंद इंसान तो जरूरत पर भी मांगता नहीं है। तो वही अमीर है मेरी निगाह में जो सबको दे सकता है, जिसका दिल इतना बड़ा हो। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो वही सबसे बड़ा अमीर इंसान है। तो अनुपम जी आप हैं मेरी निगाह में सबसे अमीर इस वक्त, और ऐसे जितने भी अमीर हैं उन सबको हम सबकी दुआ। आपने अपने नाम के अनुरूप अनुपम कार्य किया है, और उससे बड़ी बात यह है कि ये पॉजिटिविटी कॉन्क्लेव के जरिए कहानियां हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये तो फिल्मों में होता है, ये सचमुच थोड़ी होता है, ये सचमुच होता है। अच्छे लोग हमारे आसपास हैं, और जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि अगर दुनिया इतनी अच्छी होने वाली है तो शायद यही होगा जिसको हम बचाकर आगे ले जाना चाहेंगे अपने साथ। अनुपम जी आपसे एक मैसेज हम लेना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ। वैसे तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप लगातार दीपक जलाया करते हैं, वो आपका काम का हिस्सा है, लेकिन पेंडेमिक के दौरान अपनी पॉजिटिविटी को आपने कैसे बनाए रखा व्यक्तिगत रूप में उन अंधेरे क्षणों में जहां आपके सिवा आपके साथ कोई नहीं रहा होगा? क्या चीज आपको मोटिवेट करती रही, क्या चीज आपको प्रेरित करती रही, वो हमसे शेयर करें। देखिए ये जब शुरू हुआ तो किसी ने इस तरह का देखा नहीं था, और किसी ने खाना बनाया, किसी ने बुनाई कढ़ाई शुरू कर दी, किसी ने घर में कम से कम समय बिताया पहली बार। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। मेरा पहला हाफ कुछ बहुत क्रिएटिव नहीं गया। मेरी क्रिएटिविटी के लिए मुझे, लेकिन लव, रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट, ये हमारी ह्यूमिलिटी को अगर ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट कर दे, तो ऐसे 100 पैंडेमिक एक साथ भी आ जाएं, या पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ आके खड़ी हो जाएगी ना, तो एक और मैं शेर आपको बोलूंगा, स्वरचित है। ये जो बड़ा ही अजीब सा है, ये जो माइनस का निशान है ना, ये जो माइनस का निशान है ना, इसको आगे ना बढ़ाकर बीच से काटा जाए। तो मेरा तो बस यही एक मैसेज रहेगा, किस तरीके से आप उसको बीच से काट देते हैं। कितनी भी बड़ी लाइन रेखा क्यों ना खींच दी गई हो, एक जगह से भी इसको आप काट देते हैं तो पॉजिटिव होगा।